ये बात साल 2013 की है। मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर के दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगड़ा। दोनों ही एक जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का इनके पास धमकी भरा एक संदेश पहुंचता है बाबा सिद्दीकी के पास और कहता है कि उस जमीन के टुकड़े से तुम दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन उस धमकी को वो इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और कुछ वक्त बीत जाता है। तभी भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास फोन पहुंचता है। कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर फिल्म बनवा देता हूँ। फिल्म का टाइटल होगा एक था एमएलए। जैसे ही ये बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क साधते हैं और कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवा न दे। वक्त बीत जाता है, हालांकि उनको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त बीत जाता है 11 साल का। एक दिन ऐसा आता है कि उनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अभी पुलिस हत्याकांड के खुलासे की कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। पोस्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो रॉयल समिस्टर गैंग से अपने आप को साथी कहने लगते हैं। कहते हैं कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अंजाम दिलवाया है। अब जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी है कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत ही एक खास आदमी है, चाहे सलमान खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, सुनील शेट्टी हो या फिर शिल्पा शेट्टी, ऐसे तमाम बॉलीवुड के नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री होती हैं उनसे इनके बहुत गहरे संबंध बताए जाते हैं। आज के इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, जगह जगह रावण फूके जा रहे थे, रावण दहन हो रहा था और इसी बीच में लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। भारत का एक प्रदेश है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई और मुंबई शहर का बांद्रा ईस्ट का एक निर्मल नगर थाना लगता है। वहां पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बेटे के ऑफिस से निकल करके वो दशहरा का पर्व मना रहा था। नाम बाबा सिद्दीकी होता है। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे और खुशियां मना रहे थे। इसी बीच में एक ऑटो आता है और ऑटो रुकता है और ऑटो से 3 लोग उतरते हैं। उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखे छूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां भी छूट रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार गोली भी चल रही है इन पटाखों के बीच में से। और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं। उनका एक साथी होता है, वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब कांच में यानी कि गाड़ी के शीशे में जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है, जो शीशा होता है, उस शीशे में जाकर गोली लगती है, जब पता चलता है कि यहाँ तो किसी ने गोली चलाई है, बस भगदड़ मच जाती है। 3 अनजान जो व्यक्ति आते हैं उनको में से 2 को पकड़ लिया जाता है और एक मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। और देखते क्या है कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर पड़े हुए हैं, वो खून से लथपथ है। तभी आनंद फानन ही बांद्रा का ही एक हॉस्पिटल होता है, मीरावती। रात के 9:30 बजे उन्हें वहां पर भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए बस इनका आप इलाज कर दीजिए, पैसे की आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। डॉक्टरों की टीम जुट जाती है, कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हिस्से में जाकर के नब्ज इनकी तड़पती फड़कती मिल जाए, लेकिन रात के 11:30 बजे के आसपास उनकी सांसें थम जाती हैं। जैसे ही सांसें थमती हैं, अब सोशल मीडिया पर एक तरीके से युद्ध शुरू हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी की किसी ने गोली मार करके हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी कौन है? रॉलर्स बिश्नोई ने भी इस बात की जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ लोग उनके पुराने पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं कि इन्हें तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से धमकी मिली हुई थी एक जमीन के टुकड़ों को लेकर के, जिससे अहमद लंगड़ा का समर्थन में छोटा शकील भी होता है और दाऊद इब्राहिम भी होता है।
इनके जान को तो खतरा था, इन्होंने पहले ही अपने जान को खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल इनका मामला तब ज्यादा चर्चाओं में आया था जब ये कटरीना कैफ का साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था और उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं और शाहरुख खान भी होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान के बीच में कहासुनी ज्यादा हो जाती है, ज्यादा भड़क जाते हैं एक दूसरे पर, और जो भड़ास थी वो निकाल रहे थे। और जैसे ही यहाँ से अलग होते हैं तो ऐसे अलग होते हैं कि जैसे कभी जिंदगी में मिलेंगे नहीं। अब मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब करते थे, साल दर साल बीत रहे थे, लेकिन बीच में ये आपस में कभी मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं, जो कि हर साल करते थे, इस बार भी किए थे। उसमें सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। तो एक हाथ पर सलमान खान होते हैं और दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को दोनों को अपने हाथों से पकड़ करके दोनों को गले मिलवाते हैं और गले मिलवाने के बाद दोस्ती करा देते हैं। तो ये जो दोस्ती होती है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान को कोई बड़े बड़े दिग्गज लोग एक ना कर सके, बाबा सिद्दीकी कौन है जो इनको एक कर दिए हैं। तब साल 2013 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज़्यादा तेजी के साथ चर्चा में आने लगता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से। बिहार के पटना में वॉच मेकर एक व्यक्ति होता है जो घड़ियां बनाने का काम किया करता था। उनके घर में साल 1958 में एक लड़का पैदा होता है। उस लड़के का नाम रखा जाता है बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी यहाँ से अपने पिता के साथ मुंबई पहुँच जाते हैं और मुंबई जाने के बाद अपने पिता के साथ काम करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना राजनीति में कैरियर में आ जाए। इसलिए वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इसी बीच में उन्हें साथ मिलता है सुनील दत्त का, और बांद्रा में एक सुनील दत्त रहते हैं, वहाँ पे आसपास कुछ उनका रहना सहना होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1977 में ये ज्वाइन कर लेते हैं। जो भी छोटे मोटे नेताओं के कार्यक्रम होते थे उसमें काम करना, अपने पिता का भी हाथ बढ़ाना, और देखते ही देखते NSUI जो छात्रों का संगठन होता है, कांग्रेस का एक गुट होता है, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं और छात्र राजनीति भी करने लगते हैं पढ़ाई के साथ साथ। आगे वक्त बढ़ने लगता है और 1980 में यूथ कांग्रेस बांद्रा के महासचिव ये चुन लिए जाते हैं। और जैसे कांग्रेस में इनकी नज़दीकियां बढ़ रही थी, 1988 में मुंबई यूथ कांग्रेस में अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिल जाती है और 1992 में मुंबई नगर निगम के ये पार्षद भी चुन लिए जाते हैं। जब इनकी राजनीति में दखल बढ़ने लगती है, उधर संजय दत्त से इनकी दोस्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि सुनील दत्त से इनका मिलना जुलना होता था। संजय दत्त इनके हमउम्र होते हैं और इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब फिल्म की शूटिंग हो, शायद सलमान खान से मिलना हो, शाहरुख खान से मिलना हो, बड़े बड़े फिल्म अभिनेताओं से मिलना हो, अब संजय दत्त की वजह से लगातार इनके संपर्क और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और इन्हें मौका मिलता है साल 1999 में बांद्रा वेस्ट विधानसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव का मौका मिलता है, हीरो हीरोइन भी इनका साथ देते हैं और वो विधायक चुन लिए जाते हैं। अब इनकी नज़दीकियां और बढ़ने लगती है। साल 1980 से इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऐसा चलन शुरू किया था कि पहले 2-4 हीरो को बुलवाया, फिर ज़्यादा बुलवाया, फिर और ज़्यादा बुलवाया। साल दर साल हीरो हीरोइन इनकी इफ्तार पार्टी में आने लगी और इनकी इफ्तार पार्टी की चर्चा होती थी। अब इफ्तार पार्टी में इतने हीरो हीरोइन पहुंच जाया करते थे कि बताते हैं कि जो फिल्म के अवार्ड मिलते हैं शायद उसमें इतने हीरो हीरोइन नहीं पहुंचा करते हैं। साल 1999 में पहली बार MLA बनते हैं। 2004 में इनको फिर से MLA बनने का मौका मिलता है और साल 2009 में एक बार फिर से ये MLA बनने का इनको अवसर मिल जाता है और राजनीति इनकी लगातार चमक रही थी और दिनों दिन इनका कद लगातार बढ़ता चला जाता है। मुंबई शहर के अंदर साल 2004 तक ये चेयरमैन चुन लिए जाते हैं आवास क्षेत्र विकास की तरफ से, और साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने इनको साल 2004 से 2008 तक
मंत्री भी ये रहते हैं वहाँ पर। इनका लगातार कद बढ़ रहा था और बांद्रा में ये इनका जो बेटा होता है इसको भी टिकट दिलवाने की ये कोशिश करते हैं और टिकट देकर वो भी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है। 48 साल तक इन्होंने कांग्रेस की राजनीति की थी। 48 साल के बाद इन्होंने कांग्रेस का सफर छोड़ करके एनसीपी यानी अजीत पवार का जो गुट होता है, फरवरी 2024 में ये उससे जुड़ जाते हैं। इनके जिंदगी के पन्ने बहुत अच्छे से गुजर रहे थे, खुल रहे थे, सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। एमएलए बन जाते हैं, बेटी डॉक्टर बन जाती है और हीरो हीरोइन से इनका ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं। पूरे देश में इनकी चर्चा भी शुरू हो जाती है, खासकर तब जब इश्तिहार पार्टी होती है। लेकिन 12 अक्टूबर 2024 की रात को जब पूरा देश दशहरा पर्व मना रहा था, रावण का पुतला दहन कर रहा था, इसी बीच में ये भी खुशी मना रहे थे। अपने बेटे के दफ्तर पहुंच जाते हैं। निर्मल नगर जो कि बांद्रा ईस्ट में होता है, वहां अपने बेटे के साथ वो दफ्तर से निकलते हैं और बाहर जो मैदान होता है, खुला मैदान, वहां पर पटाखे छोड़ रहे थे। वो पटाखे छोड़ते छोड़ते इसी बीच में 3 लोग जो है होते हैं वो ऑटो से आते हैं और ऑटो से आने के बाद गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें 3 गोली इनको मारी जाती है। 2 गोली इनके सीने में मारी जाती है, 1 गोली इनके पेट में जाकर के लगती है। साथ ही एक जो और साथी होता है उसको भी गोली छूते हुए निकल जाती है। 1 गोली लगती है इनके ब्लैकपुर कार को और तब लोगों को समझ में आता है कि यहाँ तो गोली चल रही है। पटाखों की आवाज़ में गोली का शोर तो दब जाता है, लेकिन जब बुलेट बहने लगता है, खून बहने लगता है, तब उनके साथियों को समझ में आता है। उधर 2 लड़के पकड़े जाते हैं और बाबा सिद्दीकी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और इसके बारे में इनको मृत घोषित कर दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब हर किसी पर दबाव बढ़ने लगता है कि मुंबई शहर में आखिरकार हो क्या रहा है। सलमान खान को जैसे ही एक खबर लगती है बिग बॉस की शूटिंग चल रही थी, शूटिंग छोड़ के वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब शिल्पा शेट्टी हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा के हस्बैंड हो जो इकबाल है, वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इस तरीके से हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको बचा नहीं पाता है। अब यहाँ पर जब सरकार पर दबाव बढ़ने लगता है, इसके लिए 5 टीमें बनाई जाती हैं क्राइम ब्रांच की और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हत्याकांड को अंजाम किसने दिया है। पुलिस ने जो लोग पकड़े थे, उन पकड़े हुए 2 व्यक्तियों में से जो टोटल मिला के 3 होते हैं, एक का नाम गुरमेल सिंह होता है, दूसरे का नाम धर्मराज कश्यप होता है और तीसरे का नाम शिव कुमार गौतम होता है और शिवा होता है। गुरमेल सिंह की अगर कहानी के बारे में जानने की कोशिश करें तो वो हरियाणा का एक जिला होता है कैथल, कैथल का एक गांव होता है नरक, और नड़ गांव में इनका ये 1.5 महीने के पहले आसपास इस घटनाक्रम से ये अपने घर से निकले थे कि मैं हरिद्वार जा रहा हूँ और ये कहकर निकले थे कि मैं घर वापस लौटकर नहीं आऊँगा। वहाँ से कैसे कुर्ला मुंबई पहुँच जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब पुलिस वाले इनके घर जाते हैं, इनके हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करते हैं, तो गांव का एक व्यक्ति होता है सुनील, उससे किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है और जो बर्फ काटने वाला तोड़ने वाला एक सुआ होता है, उस सुए को पकड़ते हैं और एक के बाद एक सुनील को लगभग साल 2022 में 52 बार उस पर वार कर देते हैं। उसको इतनी बार मारा जाता है कि वो मर जाता है। ये जेल जाता है। जेल जाने के बाद लॉरेंस गुड से ये उनके किसी तरीके से इनके संपर्क बन जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, ऐसा पता चलता है। इसके बाद धर्मराज और शिव कुमार जो गौतम होते हैं उर्फ शिवा, इनका गांव लगता है उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच और बहराइच का गंडारा एक गांव लगता है। वहाँ का एक साधारण से परिवार का लोग हैं, ये रहने वाले होते हैं वहाँ के। दोनों ही लड़के मुंबई शहर में एक व्यापारी के यहाँ काम करते हैं। लगभग 5-6 साल से ये लगातार वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन पता चलता है कि इन्हें किसी सुपारी किलर ने कुछ जिम्मेदारी दी ताकि बाबा सिद्दीकी की हत्या करनी है। इसके लिए महज 50,000 रुपये की रकम दी जाती है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट कुछ ऐसी कहती है कि 50,000 रुपये की रकम दी जाती है और 50,000 रुपये लेकर के ये लगभग 40 से ज़्यादा दिन ये कुर्ला
कुर्ला में रहते हैं, जो कि मुंबई का ही एक इलाका है। वहाँ रह करके बाबा से लकी कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं, एक छोटी से छोटी बात की इनकी जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उन्हें मौका मिलता है, और ये मौका मिलता है 15 दिन पहले। ये बताया जाता है कि इन्हें धमकी दी जाती है, इन्हें एहसास होता है कि प्रशासन से ये मांग करते हैं कि मुझे धमकी दी जा रही है। 22 श्रेणी की सुरक्षा भी इनको दी जाती है। 11 पुलिस वाले इसमें शायद मिलते हैं 22 श्रेणी में। लेकिन जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था 12 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 8:30-9 बजे के आसपास, उस वक्त इनके पास कोई पुलिस वाला नहीं था। क्यों नहीं था, इस सवाल का जवाब भी क्राइम ब्रांच सवाल जांचने की कोशिश कर रही है। जैसे इनकी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, तो इससे पहले कि 5 टीम बना करके मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी, इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक सुपुर लैंकर महाराष्ट्र के नाम से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है। उसमें दावा किया कि वो रॉलेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। दरअसल सलमान खान के बारे में वो लिखता है कि सलमान खान, ये हम जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हें जंग लड़ने के लिए तुम्हें हमें मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर जो इनकी पोस्ट वायरल होने लगती है, इसमें ये तय किया जाता है अमोल विष्णु, लॉरेंस बिश्नोई को एक जगह और किया जाता है। अब पुलिस का हुक्म फाख्ता हो जाता है कि ठीक 28 घंटे के बाद इस हत्याकांड के लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जब इसकी जिम्मेदारी ली, हालांकि इसके लिए कोई पुख्ता और कोई सबूत नहीं है, लेकिन जब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो उसको लेकर मीडिया में चर्चा होना शुरू हो जाती है। इसमें साफ साफ कहा जाता है कि सलमान खान टारगेट है। टारगेट वो भी है जो सलमान खान के बहुत करीबी है, और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी हैं। इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही इनकी खबर मिलती है, सलमान खान अपना शो छोड़ करके बिग बॉस का और सीधा उनके मिलने के लिए उनसे जो लीलावती हॉस्पिटल है वहां पर पहुंच जाते हैं। बाकी फिल्मी हस्तियां, हीरो हीरोइन भी होती हैं। अब इसमें सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि जितने भी सलमान खान के दोस्त हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दरअसल सलमान खान से जो दुश्मनी है, जो चितारा मारा गया था, विश्नोई समाज उसकी बहुत ज़्यादा उसकी पूजा करता है, उसके एक देवतुल्य के रूप में मानते हैं, और उसकी जो ये हत्या कर देते हैं सलमान खान एक फिल्म की शूटिंग के दौरान, तब से इनकी दुश्मनी है। और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई ने भी इन बात पर धमकी दी हुई है। कई बार उन पर हमले भी हुए हैं। अभी 2024 में भी हमला हुआ है, और जो 3 लोग उन पर हमला करने के लिए आए थे, उनमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जो मौत हो जाती है तो उस घटनाक्रम को भी इस वायरल पोस्ट में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि जो हमारा साथी है उसकी जो मौत हुई है उसका ये रिवॉर्ड है, ये बदला है। यानी कि तुम हमारे साथियों को मारोगे तो हम तुम्हारे साथियों को मारेंगे। पुलिस पर अभी बहुत ज़्यादा दबाव है। पुलिस अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इससे पहले भी चाहे गूड़ा मेरी हो या फिर चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, ऐसे ही कई लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। मामला जब हत्या होती है तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, और हत्याकांड के बाद बिल्कुल ये पूरा शांत हो जाता है। पुलिस कुछ ऐसा जवाब नहीं देती ताकि मीडिया के माध्यम से ये पता चल सके कि क्या सचमुच रॉयल बिश्नोई ने ये काम करा है या फिर रॉलेंस बिश्नोई का सहारा लेकर के कोई और काम कर रहा है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, जवाब कहीं दफन होके कि ना रह जाए। जैसे कि सिद्धू मूसेवाले मामले में इतने साल बीत चुके हैं और कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे गोगा मेडी की हत्या होती है, उस वाले मामले में भी कोई बड़ी वाली कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि कोर्ट में जिस तरीके से चलता है, काश इस तरीके के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दी जा सके, तो लोगों को ये बात का एहसास होगा। लेकिन लोगों को एहसास हो चुका है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगरेस ये समझने लगते हैं कि अपनी डीपी लगा करके सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट पर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारा आइडियल है। ऐसे लोगों को आइडियल बनाना चाहिए, किसी लोगों को नहीं है। तो खैर खुद ही लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से किसी का घर उजाड़ करके लोग इस तरीके की खुशियाँ मनाते हैं, ये बहुत गलत बात है। पुलिस को इस मामले में सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। सरकार को इस मामले में सख्त होने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में फिर इस तरीके की घटना ना हो सके।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।